साल 1983। बिहार की राजधानी पटना, जो हमेशा से अपनी राजनीतिक सरगर्मियों के लिए जानी जाती थी, एक ऐसे रहस्य के मुहाने पर खड़ी थी जो आने वाले दशकों तक सत्ता के गलियारों में गूंजने वाला था। यह कहानी है बॉबी की, एक ऐसा नाम जो एक अखबार की छोटी सी खबर से निकलकर बिहार की सबसे बड़ी और रहस्यमयी मर्डर मिस्ट्री बन गया। एक ऐसा कांड जिसे छुपाने के लिए, कहते हैं, दिल्ली तक की सरकार लग गई थी। 11 मई 1983 को पटना के एक स्थानीय अखबार में एक छोटी सी खबर छपी। खबर थी बिहार विधान परिषद की सभापति राजेश्वरी सरोज दास की गोद ली हुई बेटी की मौत के बारे में। पहली नज़र में यह एक सामान्य मौत की खबर लग रही थी, लेकिन पटना के तत्कालीन एसएसपी किशोर कुणाल की अनुभवी नज़रों को इस खबर में कुछ और ही दिखाई दे रहा था। यह सिर्फ एक मौत की खबर नहीं थी, बल्कि एक बड़े तूफान का पहला संकेत था। बॉबी, जिसका असली नाम श्वेता निशा त्रिवेदी था, एक बेहद खूबसूरत और प्रभावशाली महिला थी। घर में लोग उसे प्यार से बेबी बुलाते थे, लेकिन अखबारों और मीडिया ने उसे बॉबी नाम दिया, और यही नाम इतिहास में दर्ज हो गया। बॉबी की मां राजेश्वरी सरोज दास कांग्रेस की एक कद्दावर नेता और बिहार विधान परिषद की सभापति थी। इस वजह से बॉबी का उठना बैठना राज्य के बड़े बड़े नेताओं, विधायकों और अफसरों के साथ था। कहते हैं कि बॉबी की खूबसूरती और उसके ऊंचे रसूख का ही कमाल था कि 1978 में जब उसे विधानसभा में नौकरी मिली तो उसके लिए ख़ास तौर पर एक प्राइवेट एक्सचेंज बोर्ड लगवाया गया ताकि उसे टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी मिल सके। बाद में जब वह बोर्ड बंद हुआ तो बॉबी को टाइपिस्ट बना दिया गया। बॉबी सिर्फ एक टाइपिस्ट नहीं थी, वह सत्ता के उन गलियारों की हर हलचल से वाकिफ थी जहां राज्य की किस्मत लिखी जाती थी। एसएसपी किशोर कुणाल ने जब इस मामले की जांच शुरू की तो सबसे पहले उन्होंने बॉबी की मां राजेश्वरी सरोज दास से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि 7 मई की शाम बॉबी घर से बाहर गई थी और देर रात जब लौटी तो उसके पेट में तेज दर्द था। उसे खून की उल्टियां होने लगीं। आनन फानन में उसे पटना मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन कुछ देर बाद उसे घर वापस भेज दिया गया, जहां अगली सुबह यानी 8 मई को उसकी मौत हो गई। लेकिन कहानी में पहला मोड़ तब आया जब पुलिस के हाथ बॉबी की मौत से जुड़ी 2 अलग अलग रिपोर्ट लगीं। पहली रिपोर्ट, मौत का कारण इंटरनल ब्लीडिंग यानी आंतरिक रक्तस्राव बताया गया था। दूसरी रिपोर्ट, मौत की वजह हार्ट अटैक लिखी थी। इतना ही नहीं, दोनों रिपोर्ट में मौत का समय भी अलग अलग था। एक में सुबह 4 बजे तो दूसरी में 4:30। एक ही मौत, 2 रिपोर्ट और दोनों में अलग अलग बातें। किशोर कुणाल का शक अब यकीन में बदल रहा था कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। सच का पता लगाने का अब एक ही रास्ता था, लाश का फिर से पोस्टमार्टम। किशोर कुणाल ने अदालत से इजाज़त ली और बॉबी के दफनाए जा चुके शरीर को कब्र से बाहर निकलवाया। ये एक साहसिक कदम था जिसने पूरे पटना में सनसनी फैला दी। फॉरेंसिक विशेषज्ञों की निगरानी में बॉबी के सड़ चुके शरीर का पोस्टमार्टम किया गया। विसरा, जिसे आंतरिक अंगों के सैंपल बोलते हैं, को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया। कुछ दिनों बाद जब विसरा रिपोर्ट आई तो बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। रिपोर्ट में मेलेथियन नाम का एक खतरनाक जहर पाया गया। यह एक कीटनाशक था जो आसानी से नहीं मिलता। अब यह साफ हो चुका था कि बॉबी की मौत हार्ट अटैक या इंटरनल ब्लीडिंग से नहीं हुई थी। यह एक सोची समझी हत्या थी। अब सवाल था, जहर किसने और क्यों दिया। पुलिस की टीम फिर से विधान परिषद सभापति के सरकारी बंगले पर पहुंची। बंगले से लगे एक आउट हाउस में 2 लड़के रहते थे। पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए उठा लिया। पुलिस की सख्ती के आगे वे टूट गए और उन्होंने जो बताया वह इस केस को सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारों तक ले जाने वाला था। उन्होंने बताया कि 7 मई की उस रात कांग्रेस के एक कद्दावर नेता राधानंदन झा का बेटा रघुवर झा बॉबी से मिलने आया था। दोनों के बीच क्या हुआ ये तो वे नहीं जानते थे, लेकिन उसके जाने के कुछ देर बाद ही बॉबी की हालत बिगड़ने लगी थी। जैसे ही इस हत्याकांड में कांग्रेस नेता के बेटे का नाम सामने आया, पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा। किशोर कुणाल पर भी मामले को रफा दफा करने के लिए
ऊंचे स्तर से फ़ोन आने लगे, लेकिन वे अपनी जांच पर अड़े रहे। मामला अदालत तक पहुंचा, जहां बॉबी की मां ने भी अपने बयान में इस बात की ओर इशारा किया कि बॉबी को जहर दिया गया था। बिहार की सियासत में जब भूचाल तेज होने लगा और सरकार पर उंगलियां उठने लगीं, तो मामले को बड़ी ही चालाकी से बिहार पुलिस से लेकर देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई को सौंप दिया गया। सबको लगा कि अब सच सामने आएगा, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। सीबीआई ने अपनी जांच में पूरे मामले को ही पलट दिया। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा, एक, सीबीआई ने दावा किया कि बॉबी ने हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या की थी। 2, रिपोर्ट के अनुसार बॉबी अपने प्रेमी से मिले धोखे से परेशान थी, इसलिए उसने सेंसिबल नामक नींद की गोलियां खा ली थीं। 3, सीबीआई ने कांग्रेस नेता के बेटे रघुवर झा को निर्दोष बताया और कहा कि घटना वाले दिन वह एक शादी में शामिल होने गया था। 4, सीबीआई ने उल्टे बॉबी की मां पर ही आरोप लगा दिया कि उन्होंने बॉबी द्वारा लिखे गए खत और अन्य दस्तावेज जला दिए ताकि बड़े लोगों के नाम सामने न आए। सीबीआई की रिपोर्ट सामने आते ही एक नया विवाद खड़ा हो गया। पटना की फोरेंसिक लैब ने सीबीआई की थ्योरी पर गंभीर सवाल उठाए। लैब के विशेषज्ञों ने साफ कहा कि पोस्टमार्टम में नींद की गोली सेंसिबल का कोई अंश नहीं मिला था। मौत सिर्फ और सिर्फ मेलेथियन जहर से हुई थी। जब सीबीआई से इस पर जवाब मांगा गया, तो उन्होंने एक ऐसी दलील दी जो किसी के गले नहीं उतरी। सीबीआई ने कहा, हो सकता है कि गलती से लैब में रखे किसी दूसरे विसरा से मेलेथियन का अंश बॉबी के विसरा में चला गया हो। यह दलील जांच की लीपापोती का सबसे बड़ा सबूत बनकर रह गई। सीबीआई ने इस मामले को आत्महत्या बताकर केस बंद कर दिया। सत्ता और रसूख के आगे सच हार गया। किशोर कुणाल हमेशा यह कहते रहे कि उनकी नज़र में ये एक मर्डर केस था जिसे राजनीतिक दबाव में दबा दिया गया। आज दशकों बाद भी ये सवाल बिहार की फिजाओं में तैर रहा है। बॉबी का कत्ल किसने किया था? उसे जहर क्यों दिया गया? क्या वह कोई ऐसा राज जान गई थी जो सत्ता के लिए खतरा बन सकता था? क्या वह वाकई प्रेम प्रसंग का शिकार हुई या किसी राजनीतिक साजिश का? बॉबी हत्याकांड आज भी एक राज है, एक ऐसा राज जो कानून की मोटी मोटी फाइलों में हमेशा के लिए दफन हो गया। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे सत्ता सच को दफनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है।